आज हम लोग परागण के बारे में पढ़ेंगे। और परागण मुख्यतया अगर देखा जाए तो निषेचन पूर्व घटनाएं दो प्रकार की होती है। एक तो युग्मक निर्माण, जो आपने देख लिया। युग्मक निर्माण में आपने पराग का निर्माण की बात कर ली और पुंकेसर की संरचनाएं देखी। यहाँ फिर दूसरा युग्मक निर्माण, जैसे उसमें आपने देखा कि अंडकोशा कैसे बनती है, स्त्री केसर की क्या संरचना होती है और किस विधि द्वारा अंडकोशा का निर्माण होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे परागण के बारे में। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेंगे परागण, इसको अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको चित्रात्मक रूप में बताते हैं कि परागण होता क्या है। और इसके भीतर ये ऐसे विकार वाली संरचना बना लेंगे। तो बात करते हैं, हम परागण क्रिया को समझ रहे हैं। तो ये जो पराग कोश होता है, इसी के भीतर पराग कणों का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यह पूरी क्रिया परागण कहलाती है। इसी पूरे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? परागण। एक बार फिर से देख लेंगे कि पराग कोश ये है, पराग कोश का स्फुटन होगा, पराग कण बाहर आएंगे और यह पराग कण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो इन पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है। लिखेंगे कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ही परागण कहलाता है। और आप लोग जानते ही हैं, ये एक पुंकेसर की संरचना है और ये पूरा एक स्त्री केसर की संरचना है। और ये जो पूरी क्रिया है ये परागण कहलाती है। परागण में आप समझिए कि पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण होता है। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपरागण और दूसरा जो है परपरागण। अब परागण देख लिया कि स्वपरागण और परपरागण दो प्रकार का होता है। तो आइए जानते हैं कि स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है।
पहली हेडिंग जो है आप स्वपरागण कर, स्वपरागण। ये है स्वपरागण। स्वपरागण की बात करते हैं तो आप ऐसे समझिए कि एक पौधा व उसी के पुष्प के मध्य परागण, पौधा एक होगा और उसी के पुष्पों के मध्य यदि परागण क्रिया संपन्न होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब यहाँ पर दो स्थितियां बनती है। एक पौधे में भाई एक से अधिक संख्या में पुष्प हो सकते हैं। अब हो सकता है कि एक ही पुष्प में जो है परागण क्रिया संपन्न हो जाए, मतलब एक ही पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाए और उन्हीं के मध्य जो है पराग कणों का आदान प्रदान हो जाए। तो एक तो ये स्थिति हो गई, और एक से अधिक संख्या में भी पुष्प हो सकते हैं और ऊपर वाला मान लो पुष्प नीचे वाले पुष्प को परागकण पहुंचा रहा है, लेकिन पौधा एक ही है। दो स्थितियां बनेंगी। तो इस आधार पर स्वपरागण को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक स्वयुग्मन कहलाएगा, स्वयुग्मन। इसमें क्या होगा आइए जान लेते हैं, फिर दूसरा प्रकार जानेंगे। स्वयुग्मन में यह होगा जैसे यह एक पौधा यदि माना जाए और इसका यह एक पुष्प माना जाए, मात्र एक पुष्प, ये इसका मात्र एक पुष्प है और यह हमने माना है कि यह एक पौधा है। अच्छा, इस पौधे में पराग कण बने और इस पौधे में ही वर्तिकाग्र हो तो पराग कण यहीं पर बने और घूम के इसी पौधे आ जाए। तो अब पौधा एक है और पौधे का एक ही पुष्प, एक पौधा और एक ही पुष्प में परागण क्रिया का संपन्न होना, यह स्वयुग्मन कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे कि एक ही पौधे के एक ही पुष्प के भीतर, एक ही पुष्प के भीतर, एक ही पुष्प के भीतर परागण क्रिया का संपन्न होना, या का संपन्न होना। तो ये आपका स्वयुग्मन में का चला जाएगा। यदि दूसरा प्रकार है तो ये दोनों स्वपरागण के ही है, क्योंकि पौधा क्या है एक ही है। यहाँ पौधा जब अलग अलग होगा और पुष्प भी अलग अलग होंगे तब हम पर परागण की बात करेंगे। जो मुख्यतः परागण के दो प्रकार बताए गए, स्वपरागण और परपरागण। यहाँ स्वयुग्मन और एक जो है सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। आइए जानते हैं सजात पुष्पी परागण क्या है। ठीक इसी प्रकार से एक छोटा सा ऐसे पौधा बनाएंगे, ये पौधा हो गया, यहां पर दो पुष्प बनाया जाए, दो पुष्प बनाएंगे, दो पुष्प बनाया गया। अब देखिए पौधा एक ही है, पौधा यहाँ भी एक ही था, यहाँ एक ही पुष्प में परागण क्रिया संपन्न हो रही थी, यहाँ दो पुष्पों के मध्य यदि यहाँ से परागकण यहाँ आ जाए या इनका परागकण किसी भी माध्यम से यहाँ पहुंच जाए, एक ही पौधे में दो पुष्पों के मध्य परागण, ध्यान से समझिए, एक पौधे में एक ही पुष्प में परागण क्रिया का संपन्न होना स्वयुग्मन कहलाएगा। एक ही पौधे में दो पुष्पों के मध्य, इसके लिए लिखा जाएगा एक
पौधा और इसी इसी पौधे के दो पुष्पों के मध्य जब पौधा एक ही हो लेकिन उसके दो पुष्प हैं, उन दो पुष्पों के मध्य परागण क्रिया संपन्न होती है तो ऐसा परागण सजात पुष्पी परागण कहलाता है। अब यदि स्वपरागण के एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ यदि स्वपरागण के एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं गेहूं, धान, सरसों, मक्का इत्यादि। ये आपके स्वपरागण के कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, लेकिन ध्यान से बात फिर से समझ लीजिए। स्वयुग्मन में क्या है, एक पौधा हो और उसी के पुष्प एक ही पुष्प में परागण क्रिया संपन्न हो जाए। परागण क्रिया वास्तव में क्या है, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो वह परागण क्रिया होती है। और यदि एक ही पौधे के एक ही पुष्प में हो रहा है तो स्वयुग्मन। यदि एक ही पौधे के दो पुष्पों के मध्य परागण क्रिया संपन्न हो तो ऐसा परागण सजात पुष्पी परागण के नाम से जाना जाता है। स्वपरागण हमने देख लिया, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। अब बात कर लेते हैं परपरागण। परपरागण की एक बात किया जाए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखिए, परपरागण की जब हम बात करते हैं तो दो अलग अलग पौधों के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण क्रिया का संपन्न होना परपरागण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज यह ध्यान में रखेंगे कि परपरागण जब हो रहा है, दो अलग अलग पौधे हैं, दो अलग अलग पुष्प हैं, लेकिन एक शब्द और जोड़ेंगे कि समान जाति। अब ये नहीं है कि करेले का परागकण चला जाए कद्दू के पास। भाई दो अलग अलग पौधा देखा आपने और दो अलग अलग पुष्प देखा, तो ऐसी परिभाषा नहीं बनाएंगे। परिभाषा ये बनेगी कि दो अलग अलग किंतु समान जाति के पुष्पों और पौधों के मध्य परागण क्रिया का संपन्न होना पर परागण के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर लिखेंगे समान जात के दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य ओके, जब ऐसी क्रिया होती है परागण क्रिया तो वह कहलाती है परपरागण। परपरागण आपने देखा कि पौधा एक है, पौधे का ये पुष्प है, इस पुष्प के माध्यम से इस पुष्प में परागण क्रिया संपन्न हो या इस पुष्प के माध्यम से इस पुष्प में परागण क्रिया संपन्न हो, दो अलग अलग पौधों के दो अलग अलग पुष्पों के, तो वह परपरागण होता है। आइए बात कर लेते हैं कि परागण क्रिया में मदद करने वाले कारक कौन से कारक हैं जो परागण क्रिया में मदद करते हैं। तो यहाँ यदि कारकों की बात करते हैं कि परागण क्रिया में
मदद करने वाले कारक, यदि कारकों की बात किया जाए तो कारक इसमें दो प्रकार के होंगे। पहला प्रकार जो है कारक का अजैविक कारक हो जाएगा और दूसरा प्रकार जैविक कारक हो जाएगा। अजैविक कारक और दूसरा आपका जैविक कारक हो जाएगा। आप यहां पर एक चीज ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो है अजैविक कारक जो होगा इसको निर्जीव कारक भी कह सकते हैं आप, और ये जो जैविक कारक है इसको सजीव कारक भी आप कह सकते हैं। अब यदि कौन से कारक इसमें आएंगे अजैविक में और कौन से कारक जैविक में आएंगे इनकी बात करते हैं। जैसे आप इसके भीतर वायु को रख सकते हैं, जल को रख सकते हैं, मृदा को रख सकते हैं, ये सब जो है, लेकिन मृदा को भी रख सकते हैं क्योंकि धूल के साथ भी परागकण हल्के ही होते हैं, तो परागकण धूल के साथ भी वायु के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जैविक कारकों में यदि हम बात करें तो कीड़े हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे। देखिए ये सब सजीव ही होते हैं, तो यहाँ पर कीड़े, पक्षी, मनुष्य इत्यादि ये सब जैविक कारक के भीतर आ जाएंगे। परागण क्रिया में मदद करने वाले कारक आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ परागण क्रियाएं जिन कारकों के आधार पर होती हैं संपन्न, उनको एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। अब किस कारक द्वारा हो रहा है संपन्न, तो उसके आधार पर जो है इनको कुछ विशिष्ट नाम दिए गए हैं। जैसे यदि बात करें कीटों द्वारा परागण, तो जब कीटों द्वारा परागण क्रिया होती है तो इसे एंटमोलॉजी कहा जाता है। इसे एंटमोलॉजी कहा जाता है, विशिष्ट नाम है इनके। और यदि पक्षी द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है तो उसे एंटमोलॉजी, तो कीटों का अध्ययन हो जाएगा। एंटमोलॉजी ना यहाँ पर लिख करके एंटमोफिली कहा जाता है। एंटमोलॉजी तो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन हो जाता है, एंटमोफिली कहा जाता है। पक्षी द्वारा परागण क्रिया इसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन हो जाएगा और ऑर्निथोफिली ये पक्षी द्वारा परागण क्रिया ये ऑर्निथोफिली कहलाती है। जंतु द्वारा, यहाँ पर बात करें जंतु द्वारा, तो जंतु द्वारा परागण क्रिया जो संपन्न होती है उसे जूफिली कहा जाता है। इसके बाद यदि आते हैं वायु द्वारा संपन्न होने वाली परागण क्रिया एनीमोफिली कहलाती है। और जल द्वारा संपन्न होने वाली परागण क्रिया ये आपकी हाइड्रोफिली कहलाती है। परागण क्रिया एंटमोफिली कहलाती है। आइए बात कर लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं।
कि कीटों द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा और जो है पक्षी द्वारा जिन पौधों में परागण क्रिया संपन्न होती है, और ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्नों में से है। जैसे कीटों द्वारा परागण क्रिया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वोल्फिया। वोल्फिया नाम का पुष्प है, उसमें जो है कीटों द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। वोल्फिया को सबसे छोटा पुष्प भी कहा जाता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा पुष्प भी आप कह सकते हैं। वोल्फिया के बाद यदि बात करें तो जब सबसे छोटे पुष्प की बात कर ली, तो आइए बात करते हैं सबसे बड़े पुष्प में। जैसे रेफ्लिसिया, ये एक पुष्प है रेफ्लिसिया, ये बहुत ही दुनिया का जो है सबसे बड़ा और भारी पुष्प आप कह सकते हैं इसे, सबसे बड़ा कामा भारी भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा और भारी पुष्प यही है, लगभग 40 किलोग्राम का ये पुष्प होता है। तो इसके पुष्पों में जो है परागण क्रिया संपन्न कराने के लिए भारी भरकम जीव की भी आवश्यकता होगी, तो वह जीव है हाथी। तो हाथी द्वारा परागण रेफ्लिसिया में होता है। आपके एग्जाम में पूछे गए सवालों में है कि हाथी द्वारा परागण क्रिया किस पुष्प में होती है, तो रेफ्लिसिया, आप इसको लगाएंगे। यदि जल द्वारा बात करते हैं, जल द्वारा परागण क्रिया कहां पर होती है, तो वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, हाइड्रिला और जूस्टेरा, जूस्टेरा, इसको समुद्री घास भी कहा जाता है। जूस्टेरा समुद्री घास, इनमें जो है आपका जल द्वारा परागण देखने को मिलता है। अब यदि बात करें, जैसे कहा जाता है कि कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक, कीचड़ और वो किचकिचा पानी जो रहेगा उसी में कमल खिलता है। तो यदि बात करें कि कमल में परागण कैसे होता है, तो लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो जल द्वारा परागण लगा सकते हैं, सेंस लगा के वो जल द्वारा परागण लगा देंगे। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो कीचड़ की सतह के ऊपर कमल का पुष्प खिला होता है, उसकी सतह में या कीचड़ में वो डूबा हुआ नहीं होता है कि जल द्वारा वो परागित हो जाए। तो कमल में परागण, कमल में परागण भंवरे द्वारा होता है, भंवरे द्वारा परागण आपका कमल में होता है। वायु द्वारा परागण की यदि बात करें, वायु द्वारा, वायु द्वारा परागण, तो आप देखिए जो बड़े बड़े मैदान हैं जहां पर फसल ज्यादा है, तो फसल में पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो एक एक पौधे को कोई कीड़ा परागित नहीं कर सकता है, ना ही कोई पक्षी एक एक पौधे को परागित कर सकता है। तो वहां पर वायु द्वारा ही परागण होगा। तो आप सामान्यतः ऐसे लिख सकते हैं कि फसलों, या तो फसलों में वायु द्वारा परागण होगा या तो उनमें स्वपरागण होगा। स्वपरागण कहने का मतलब है कि माध्यम की आवश्यकता उनमें बहुत ही कम होगी या तो नहीं होगी। और पर परागण, ये जैसे वायु, वायु द्वारा फसलों में वायु है, अब वो एक झकोरा मारेगी और पूरा का पूरा मैदान, पूरा का पूरा मैदान, पूरे के पूरे फसलें, पूरे के पूरे पौधे सब क्या हो जाएंगे, परागित हो जाएंगे, वायु द्वारा फसलों में हो जाएगा। और इसके बाद जो है बात कर लेते हैं कि पक्षी द्वारा कहां पर संपन्न हो रहा है। पक्षी द्वारा जो परागण क्रिया संपन्न होती है उसे आर्निथोफिली कहा जाता है। तो उस क्रिया का एक ये नाम हो गया। अब ये देख लेते हैं कि कहां पर हो रहा है। पक्षी द्वारा, तो पक्षी द्वारा यदि बात करें
तो एक पौधा और उसका पुष्प होता है वायोला। वायोला इसी को सामान्य फानसी कहा जाता है। सामान्य फानसी। और एक नाम है आगजेलिस। आगजेलिस इसको खट्टी बूटी कहा जाता है। खट्टी बूटी कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल और जो पूछा जाता है वो है कैमेलिना। कैमेलिना इसको हिंदी में कनकौआ कहते हैं। कनकौआ इनमें जो है पक्षी द्वारा परागण क्रियाएं संपन्न होती हैं। आइए आपको बताएं, यह दो प्रकार के पुष्पों का निर्माण करते हैं। उन्मील्य परागणी पुष्प। उन्मील्य परागणी परागणी पुष्प ये पहला। और दूसरे की यदि बात करें अनुन्मील्य परागणी पुष्प। अनुन्मील्य परागणी पुष्प। आइए बात कर लेते हैं कि उन्मील्य परागणी पुष्प क्या होता है, अनुन्मील्य परागणी पुष्प क्या होते हैं। अनुन्मील्य परागणी पुष्पों को निमीलिका भी कहा जाता है। निमीलिका भी कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उन्मील्य परागणी पुष्प क्या होंगे। पुंकेसर कोई पुष्प है उसमें वाह दल होंगे, दलपुंज होंगे, पुंकेसर स्त्री केसर होंगे। तो पुंकेसर स्त्री केसर परागकण वर्तिकाग्र ऐसे पुष्पों में पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकण और वर्तिकाग्र आवरण विहीन होंगे। इन पर कोई आवरण नहीं होगा। आवरण विहीन होंगे। तो जब ये आवरण विहीन होंगे तो आप इन पुष्पों को कह सकते हैं कम शब्द में कि ये नग्न पुष्प होते हैं, इनमें आवरण नहीं होता। अनुमूल्य परागणी पुष्प की यदि बात किया जाए तो ऐसे परागणी पुष्प को बंद पुष्प कहा जाता है। तो बंद कह देंगे। अब जब बंद कह दिए हैं मतलब इनमें आवरण होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पुंकेसर, स्त्री केसर पर आवरण होता है। पुंकेसर स्त्री केसर पर आवरण उपस्थित होता है। अच्छा, यदि इन दोनों पुष्पों की हम विशेषताएं लिखवाएं, जैसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि उन्मूल्य परागणी पुष्प और अनुमील्य परागणी पुष्प इसमें आएंगे। तो ये दोनों पुष्प जो है आपके स्वपरागण या स्वपरागित पुष्प में ही आएंगे। इसकी विशेषता और एक बताते हैं। अनुमील्य परागणी पुष्प क्लिस्टोगैमस फ्लावर जिसको कहा जाता है। अब ये अनुमील्य परागणी पुष्प बंद पुष्प होता है। पुष्प कलिका अवस्था में ही बनता है, खिलता है और परागण क्रिया संपन्न करके जो घटनाएं संपन्न करनी है वो बंद रहकर ही संपन्न कर लेता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे गूलर वाला बताया कि गूलर का पुष्प किसी को, गूलर का पुष्प क्या है, वो बंद पुष्प है। कलिका अवस्था बाहर से लगेगा कि वो कलिका अवस्था नहीं है, वो पुष्प बाहर से आपको खिला हुआ दिखता ही नहीं है तो मिलेगा किसी को नहीं मिल सकता। तो बंद पुष्प ये पुंकेसर, स्त्री केसर इसमें आवरण उपस्थित होगा और ये बंद ही रहते हैं और परागण क्रिया संपन्न करके जो कुछ उत्पाद बनाने हैं बना करके संपन्न करते हैं। की बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत ये देखा जाए तो
कभी कभी आ जाता है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए इतना लंबा नहीं पूछा गया कि परागण पर विस्तार पूर्वक लेख लिखिए, तो आप क्या करेंगे, उन अंतर को भी जान लेंगे। कुछ अंतर हैं जिनसे आपका बोर्ड में काम चल जाएगा। ये देख लेते हैं कौन से अंतर है। स्वपरागण, परपरागण, इन दोनों में आपको क्या देख लेना है, अंतर देख लेना है। देखिए यहाँ पर यदि पराग कणों की संख्या कम है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अधिक होना पड़ेगा, क्योंकि परपरागण क्या है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अब वायु के माध्यम से मान लीजिए या किसी पक्षी के माध्यम से मान लीजिए परागण क्रिया संपन्न हो रही है। अब कम संख्या में परागकण हैं और पक्षी एक पुष्प पर बैठा, वहां से परागकण उसके पंखों में चिपक गए और वो पक्षी उड़कर दूसरे पुष्प पर नहीं गया, चला गया मान लो किसी भी नदी, तालाब, झरना, वहां का आनंद लेने के लिए, और वहीं पर नहाया धोया, सारा परागकण उस पानी में गिर गया और बह। फिर दोबारा जब लौट के आया तो परागकण उस पुष्प के पास है ही नहीं, तो अब उस पक्षी के पंखों में कौन से या उसके पैरों में कौन से परागकण चिपकेंगे जिससे वो परागण क्रिया संपन्न। इसलिए आप यहाँ पर समझें कि परागण, इस परपरागण, ऐसे परागण के लिए अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती है और यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर कम संख्या में भी काम चल जाएगा, क्योंकि इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह जल के माध्यम से जा रहा है, न पता लगा वायु के माध्यम से जा रहा है, न पक्षी के माध्यम से जा रहा है। इसलिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है। इधर यदि बात करें तो अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। यदि दूसरे नंबर पर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पर निश्चितता अधिक होती है, मतलब श्योरिटी ज्यादा होती है कि यह क्रिया संपन्न हो जाएगी। निश्चितता अधिक होती है और वहां पर आप लिख सकते हैं कि निश्चितता कम होती है। निश्चितता कम होती है। आइए ध्यान दें कैसे निश्चितता अधिक और कैसे निश्चितता कम। अब परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए यह एक जलाशय है, यहाँ पर एक पुष्प है, एक पुष्प यहाँ पर है। यहाँ इससे जो है परागकण नीचे गिरा और ये जल जो है इस परागकण को लेकर के इसके पास सीधे नहीं चला गया। अब भाई जो जल है, अब पता नहीं उसकी धारा थोड़ा इधर उधर मुड़ गई, अब वो पता लगा जल इधर चला आ रहा है, अलग चला गया, तो कहीं ना कहीं श्योरिटी कम है कि भाई निकला है तो कोई आदेश तो दिया नहीं है पानी को कि अब हमको लेके चलो इस पुष्प के पास। तो ये जल अगर पुष्प की दिशा में गया तब तो आसानी से परागण क्रिया ऐसी संपन्न हो जाती है। या पक्षी है, अभी जैसे मान लो यहाँ पर एक पक्षी बैठा, अब इस पुष्प के बाद अब ये पुष्प तो इसको आदेश देगा नहीं पक्षी को कि अब यहाँ हमारे पास बैठे हो, उड़ के अब यहीं पर जाना। अब भाई इसके पास परागकण चिपका और ये पुष्प क्या है, इस उड़ के इस पुष्प पे जाने के बजाय अलग कहीं उड़ के चला गया। वही जैसे बताए नदी, तालाब, झरना, कहीं आनंद लेने चला गया, नहाने धोने चला गया, तो अब ये क्या है, परागकण इसके अलग चले गए। तो निश्चितता यहाँ कम है क्योंकि पुष्प कहीं कुछ आदेश तो दे नहीं रहे। अब यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक, एक ही पुष्प में भी संपन्न हो सकता है या एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्प में, ठीक, तो वहां पर श्योरिटी ज्यादा है, निश्चितता ज्यादा है। यहाँ माध्यम की आवश्यकता है और माध्यम निर्भर नहीं करता है इन पुष्पों पर।
अब पता लगा कि गुलाब के पुष्प पर कोई छोटा मोटा कीट बैठा है। अब उस कीट को गुलाब के बाद तुरंत पसंद आ गया सूरजमुखी, उड़कर उस पर चला गया। तो अब गुलाब वाला परागकण सूरजमुखी के लिए भी बेकार है, या सूरजमुखी वाला परागकण गुलाब के लिए भी बेकार है। इधर उधर चले गए, जहां जाना था कि एक गुलाब पर बैठा था दूसरे पर जाता तब तो गुलाब में परागण क्रिया संपन्न होती, एक सूरजमुखी पर बैठा था दूसरे पर जाता तब तो संपन्न होती। ऐसे निश्चितता इनमें क्या होती है, कम। कि ये क्रिया सीधे सीधे ऐसे ही संपन्न। तीसरे नंबर पर बात करें तो यहां पर विभिन्नताएं कम उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं कम उत्पन्न होती, यहां पर विभिन्नताएं अधिक उत्पन्न होती। आइए इसे जाने। ऐसी जब क्रिया होती है पर परागण की तो विभिन्नताएं अधिक उत्पन्न होती है। ये जान ले थोड़ा, विभिन्नताएं कम। एक ही पौधा है, उसी का पुष्प है, बार बार घूम घूम के उसी का परागकण उसी को आ रहा है, बार बार परागित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विभिन्नता कम है, कम उत्पन्न होगी, क्योंकि उसी पौधे का परागकण उसी प्रकार का आनुवंशिक सूचना लिए हुए उसको आ रहा है, बार बार परागित कर रहा है, उसके बाद निषेचन क्रिया कर रहा है। यहाँ विभिन्नताएं अधिक होंगी क्योंकि दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य हो रहा है। ठीक, तो इसलिए कुछ न कुछ गुणों में भले ही एक ही जाति का हो, लेकिन अलग अलग पुष्प होने के कारण कुछ न कुछ उनके गुणों में क्या होगा, विभेद होगा, जिससे यहाँ पर विभिन्नताएं अधिक उत्पन्न होंगी। चौथे नंबर पर यदि बात करें तो जो परागकण होगा, परागकण जो होगा, परागकण कम प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं, कम प्रतिरोधक क्षमता वाले, और यहाँ पर परागकण जो है अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। अधिक प्रतिरोधक क्षमता। देखिए, अब इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। अब परागकण मान लीजिए जल के माध्यम से जा रहा था, यहाँ पर परागण की बात हो रही है, जल के, क्योंकि माध्यम की आवश्यकता कहाँ पर होती है, यहीं पर, तो जल के माध्यम से जा रहा था। अब जल सीधे पुष्प के पास नहीं गया, थोड़े समय के लिए मान लो बहता हुआ जल था, लेकिन रास्ते में कहीं थोड़ा सा ठहर रहा, उस जगह पर परागकण भी बेचारा पड़ा हुआ है उसी जल में। अब इसकी यदि प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो तो जल में पड़े रहने के कारण ये क्या हो सकता है, फूल सकता है, फूल के फट सकता है, तो कहीं ना कहीं परागण क्रिया उससे बाधित हो जाएगी। इसलिए इन माध्यमों द्वारा परागित होने वाले पुष्पों में प्रतिरोधक क्षमता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इनमें कम पर भी काम चल जाएगा, क्योंकि इनको बहुत लंबा यात्रा नहीं करना है, लंबी यात्रा इन्हीं महाराज लोगों को करनी पड़ती है। पांचवें नंबर पर यदि बात करें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर यदि पांचवें नंबर की बात करें तो माध्यम की आवश्यकता इनमें होती है, ये लंबी यात्रा वाले हैं। इनका पूरा यात्रा वृतांत लिखा जाएगा। खैर, अब आप ये जानिए कि निषेचन पूर्व घटना में युग्मक निर्माण और उसके बाद परागण, ये दोनों प्रक्रियाएं विधिवत तौर पर संपन्न हो चुकी हैं। अब आगे की कक्षाओं में निषेचन के बारे में, मुख्यतः आवृत बीजी पादप में द्विनिषेचन यानी दोहरा निषेचन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।